हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कि एक सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है उन लोगों के लिए जो कि जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो यही कुछ चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कब चालू करनी चाहिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन की कैसे जाती है, रिविजन कैसे करना है, स्टडी मटेरियल कौन कौन से होने चाहिए, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, प्लीज आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग ऑल्सो कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी हमारे साथ भी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे भी आपको जुडिशरी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। मेजर लॉज, माइनर लॉज, लीगल ट्रांसलेशन, जजमेंट राइटिंग, ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ जीके के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट सेशंस मिलते हैं जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके भी कवर किया जाता है, लीगल नॉलेज प्लस साथ ही साथ इंपॉर्टेंट विच इज योर मॉक टेस्ट पेपर्स। तो डिपेंडिंग ऑन हर पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे आपको सेपरेट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एक एग्जैक्ट आपको एक्सपीरियंस देने के लिए जो एग्जैक्ट पेपर आपका आने वाला है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ योर सेशन की प्रिपरेशन वगैरह कैसे की जाती है, देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि जुडिशरी एग्जाम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो ये एग्जाम किस बारे में है। लॉ के बाद आज के टाइम में अगर हम आज के एरा की बात करते हैं तो लॉ के बाद आपके पास आज बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा ही एक करियर ऑप्शन जो बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स को अट्रैक्ट करता भी है कॉर्पोरेट लॉयर, लिटिगेशन वगैरह के अलावा, वो होता है जुडिशरी का एक ऑप्शन। देखिए, जुडिशरी का जो एक जॉब है, जुडिशरी का जो एक एग्जाम है, उसे अगर आप क्लियर करके जज बन जाते हैं तो काफी काफी रीजंस की वजह से एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड जॉब ये मानी जाती है। काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, काफी सिक्योर्ड और पावरफुल पोजीशन है सोसाइटी के अंदर। एक प्रेस्टिजियस प्लेस पे आपको माना जाता है अगर आप सोसाइटी में, अगर आप एक जज के तौर पे जो है कहीं पे बैठे हुए हैं तो ये ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको बिना किसी एक्सपीरियंस के सीधे आपके ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके बिना एक्सपीरियंस ना होते हुए भी आप यहाँ पे जज बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वहां पे आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं चाहिए होता है जज बनने के लिए। तो ये जो एग्जाम है, इससे आप सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यह एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, लाइक हु कंडक्ट्स दिस एग्जाम। तो देखिए, ये अलग अलग स्टेट्स में वेरी करता है। कुछ कुछ स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश का एग्जाम हो गया, तो एमपी स्टेट का जो जुडिशरी एग्जाम है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट करवाती है। राजस्थान का जो जुडिशरी एग्जाम है वो उनकी हाई कोर्ट करवाती है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करते हैं या फिर यूपी की बात करते हैं, तो वहां पे जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यानी कि पीएससी जो होता है, उनके द्वारा ये एग्जाम वहां पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो अलग अलग स्टेट में ये चीज वेरी करती है, कहीं पे हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है और कहीं पे पीएससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे ये डिसाइड करें या हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। तो जब भी किसी स्टेट जुडिशरी एग्जाम की नोटिफिकेशन निकाली जाती है, उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया जाता है। अलग अलग स्टेट के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर कर भी सकते हैं, बट ब्रॉड तौर पे एक ब्रॉड ओवरव्यू के उससे यहाँ पे 21 से 35 साल की वैसे एज होती है यूजुअली, कि 21 साल से 35 साल के जो लोग हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम में अपियर होने के लिए। अब अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है कि ये वेरी करे, जैसे कहीं पे महिलाओं के लिए, विमेन के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन होता है, कहीं पे कास्ट के बेसिस पे या फिर आपके माइनॉरिटी रिजर्वेशंस के बेसिस पे भी कहीं कहीं आपका जो रिजर्वेशन है एज के बेसिस पे डिफर कर सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, अब वो भले ही आपने 3 साल का लॉ किया हो, 5 साल का लॉ किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लॉ का ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें
जो आपको जुडिशरी एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में, जो व्यक्ति जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, सबके माइंड में एक क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि व्हेन टू स्टार्ट। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट यानी कि जुडिशरी की प्रिपरेशन हमें चालू कब करनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप कॉलेज से ही चालू कर दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि कॉलेज के बाद ड्रॉप लेके करना चाहिए, आराम से कहीं पे आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करिए, उसके बाद प्रिपरेशन चालू करिए। और कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि आप जॉब करते करते भी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो क्वेश्चन है व्हेन टू स्टार्ट, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए, अगर उन्होंने कॉलेज में ही डिसाइड कर लिया है, आप में से किसी ने कॉलेज में ही आप ये डिसाइड कर चुके थे कि आपको ग्रेजुएट होने के बाद जो है जज बनना है, आपको जुडिशरी एग्जाम्स क्लियर करना है, तो आप कॉलेज से भी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कॉलेज में सिर्फ कॉलेज पे ही फोकस करना है, मैं कॉलेज के बाद अलग से 1 साल का ड्रॉप लेके करूंगा, तो आप कॉलेज के बाद 1 ईयर ड्रॉप करके भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ लोग जॉब के साथ भी करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जॉब्स करते हुए, नौकरियां करते हुए भी वो जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और क्रैक भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आइडियल टाइम होता है यहाँ पे। आपको जब लग जाए कि जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तब से आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं, आप कॉलेज में भी कर सकते हैं, कॉलेज के बाद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें प्रिपरेशन की तरफ कितना टाइम देना चाहिए। अब देखिए, इसमें दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। पहला, ये क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए आंसर करूंगी अगर आप कॉलेज के बाद प्रिपरेशन चालू करने वाले हैं, यानी आपने कॉलेज में ये डिसाइड नहीं किया था, या आपने कॉलेज में तैयारी चालू नहीं की है, आपने कॉलेज के बाद सोचा है जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे करने के लिए। तो आपको कितना समय लगेगा पूरी जुडिशरी की प्रिपरेशन खत्म करने के लिए? तो देखिए, आप ऐसे समझिए कि आपको वापस से सब कुछ एक बार पूरे तरीके से पढ़ना है। कॉलेज आपका खत्म हो चुका है, अब कॉलेज के 5 साल में आपने जो भी कुछ पढ़ा था वो एक बार आपको फिर से पूरा पढ़ना है। किसके लिए? जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे कम से कम आपको अपने पास कितना समय लेके चलना है? 10 से 12 महीने आपको यहाँ पे लेके चलने ही है। ये उन लोगों के लिए है जो कॉलेज के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद जुडिशरी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने 5 साल में या 3 साल के लॉ कोर्स के अंदर जो भी पढ़ा था वो अब आपको कम से कम पढ़ने के लिए पूरी तरीके से 10 से 12 महीने का समय लगेगा। इतना तो लगेगा क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, नोट्स वगैरह बनाने में, पूरी अच्छे से तैयारी करने में इतना समय तो जाता ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कॉलेज के टाइम में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। मान लीजिए आप सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, फिफ्थ ईयर में है, जब भी आपने डिसाइड किया कि मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, आप कॉलेज से ही चालू कर सकते हैं। उसमें फायदा ये होता है कि देखिए, कॉलेज के टाइम में ही हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हमको पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, यहाँ पे फायदा ये होता है कि जब आप ये सब्जेक्ट्स कॉलेज में ही पढ़ रहे होंगे ना, आप उसी टाइम इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से फोकस देके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आगे जाके आपको जुडिशरी एग्जाम्स में भी हेल्प करने वाला है। तो कॉलेज में ही जब आपने ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए, तो बाद में आपको सिर्फ रिविजन करना बचेगा इन सब्जेक्ट्स के अंदर, आपकी बाकी पूरी मेहनत जो है वो यहाँ पे बच जाएगी। तो अगर आपने कॉलेज के टाइम में ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब यहीं पे कॉलेज खत्म होने के पहले ही आप क्या करना चाहते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कॉलेज में ही क्या करिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि ग्रेजुएट होने के बाद मैक्सिमम आपको 6 महीना लगेगा बस एक बार इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए और अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगेन, कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन में, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आप अभी कॉलेज में रह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी आप कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद करेंगे। उस पर डिपेंड ये करेगा कि आपको कितना टाइम यहाँ पे प्रिपरेशन करने में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगली चीज जो आपको सबसे पहले ये करनी है
कि जहां पे आप ये मन बना चुके हैं कि आपको जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करनी है और अब आप तैयारी करना चाहते हैं, अब पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये डिसाइड करनी है कि वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी एग्जाम है जो आपका टारगेट स्टेट होने वाला है, जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए जुडिशरी एग्जाम इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स कराते हैं, लेकिन हम हर सारे स्टेट्स को अपियर नहीं कर सकते, हम सारे स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तैयारी करने के पहले आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है यहाँ पे कि आपको स्टेट्स कौन से टारगेट करने हैं। जब तक आपका स्टेट डिसाइड नहीं होगा तब तक आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टेट का यहाँ पे क्या होता है, सिलेबस अलग होता है। किसी स्टेट में 20 सब्जेक्ट आते हैं, किसी स्टेट में 12 सब्जेक्ट ही आते हैं, किसी स्टेट में 25 सब्जेक्ट आते हैं, किसी स्टेट में लोकल लॉज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किसी स्टेट में जीके वगैरह बहुत ज्यादा आता है, किसी स्टेट में इंग्लिश कंप्यूटर वगैरह भी पूछा जाता है। तो क्योंकि हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग होता है, तो यहाँ पे हर स्टेट का पैटर्न भी उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। हर स्टेट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सोच रहे हैं कि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रिपरेशन करूं और मैं वो कर लूंगा तो अपने आप मेरे दूसरे स्टेट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर स्टेट का जुडिशरी एग्जाम अपने आप से अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि पैटर्न में, सिलेबस में बहुत तरीके के चेंजेस यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि वो कौन से स्टेट है या वो कौन सा स्टेट है जिसका जुडिशरी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं। अब ये स्टेट कैसे डिसाइड किया जाता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मदद करेगा रेजिडेंस। देखिए जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं, या आप उत्तर प्रदेश के किसी जगह से हैं, या आप महाराष्ट्र में कहीं से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप यही चाहेंगे कि आप उसी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम क्लियर करें, क्योंकि हम वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम स्टेट के हैं, हम स्टेट की लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं, हमारे फैमिली वाले यहाँ पे हैं, हमारा परिवार जो है वो यहाँ पे है, तो वो एक कंफर्ट जोन हमको रहता है, तो हम वही कोशिश करते हैं कि उसी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम हम टारगेट करते हैं। तो ये पहली चीज आपको मदद कर सकती है यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कि आप कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो देखिए जुडिशरी का डिसीजन जो है, या करियर का जो डिसीजन होता है, वो आज को सोच के नहीं किया जाता, वो आगे के आने वाले सालों को भी देख के किया जाता है। तो आपको अगला सवाल अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि आज से 15-20 साल बाद कौन सा वो शहर है, कौन सी वो जगह है जहां पे आप सेटल होना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी छोटे शहर के हैं, आप बड़ी मेट्रो सिटीज में नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका मेट्रो सिटीज में कंफर्ट भी नहीं होगा, आप वहां पे जाना भी नहीं चाहते हैं। तो फिर आपको पता होगा कि ठीक है, मुझे ज्यादा बड़े जगहों पे जाना भी नहीं है, मुझे छोटे स्टेट्स में जाना है, वहीं पे सेटल होना है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए छोटे शहरों में रहना, टाउन्स डिस्ट्रिक्ट्स में रहना डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप वहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे बड़े स्टेट्स जो है उन्हीं को यहाँ पे टारगेट करना है। तो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टेट चूज करते में। तीसरा आता है लैंग्वेज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर हम राजस्थान स्टेट जुडिशरी एग्जाम की बात करते हैं, वहां पे आपसे बहुत ज्यादा हिंदी वगैरह पूछा जाता है, हिंदी लैंग्वेज का वहां पे प्रॉपर एक सब्जेक्ट आता है। एमपी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी आपका ट्रांसलेशन वगैरह जो है वो पूछा जाता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये चीज जरूरी है कि आपको यानी कि हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, राजस्थान या एमपी जुडिशरी क्रैक करने के लिए। ऐसे ही अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे ये लोकल लैंग्वेज पे भी बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जैसे गुजरात जुडिशरी क्रैक करने के लिए आपको गुजराती आनी चाहिए, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए आपको मराठी आनी चाहिए। तो लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट वो है कि क्या आप वहां की लैंग्वेज जो है उसको सीख पाएंगे या उसको बोल पाएंगे। ठीक है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं, जो आपके लोअर कोर्ट्स में जो भी प्रोसीजर वगैरह चलता है, जो भी एविडेंसेस वगैरह होते हैं, जो भी लोग आते हैं कोर्ट के अंदर, उनको आप उम्मीद नहीं कर सकते उनको इंग्लिश आती हो या हमेशा उनको हिंदी आती हो। वहां के लोकल लैंग्वेज में भी वो बात करते हैं। तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे लैंग्वेज कौन सी पूछी जाती है, और अगर वो लैंग्वेज आपको आती है तो आप उन स्टेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। और चौथा है आपका सिलेबस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे अगर हम एमपी जुडिशरी की बात करते हैं, तो एमपी जुडिशरी एक ऐसा स्टेट है
जहाँ पे आपसे 12 से 13 सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करते हैं या हम यूपी की बात करते हैं, तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, बहुत सारे लॉ सब्जेक्ट्स, माइनर लॉज वगैरह भी बहुत से पूछे जाते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए इजी क्या रहेगा। अगर आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आपने दिल्ली या यूपी में आने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए उन स्टेट्स को क्रैक करना आसान रहेगा क्योंकि आप उन सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो सब्जेक्ट्स अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़े हैं, उनका नाम नहीं सुना है, तो एमपी जैसा जो स्टेट जुडिशरी एग्जाम है जहाँ पे ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर मेजर और माइनर लॉज ही पूछे जाते हैं, तो फिर एमपी जैसा स्टेट जुडिशरी एग्जाम आपके लिए बेटर होगा। तो ये 4 फैक्टर्स को ध्यान में रख के पहले तो ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सा जो स्टेट जुडिशरी एग्जाम है उसको क्रैक करना है और उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये सारे तरीकों से आप अपना डिजायर्ड स्टेट जो है वो चूज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 से 12 स्टेट नहीं चूज करने हैं, मैक्सिमम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, दिल्ली के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली के साथ साथ आप हरियाणा को भी एम कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप राजस्थान को भी एम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी को भी यहाँ पे एम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आइडियली मैक्सिमम 2 या 2 से 3 स्टेट्स ही बस चूज करिए जो सिमिलर टाइप के आपको यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, जिस स्टेट की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको करिए और उसके बेसिस पे सिमिलर और भी कोई स्टेट आपको लग रहा है तो वहां पे आप उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 स्टेट्स ही टारगेट रखिएगा, उससे ज्यादा स्टेट्स को अपना टारगेट मत बनाइएगा, आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ओके, अब आते हैं, अगला डिसीजन आपको ये लेना है कि आप किस तरीके से जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए, मेनली 3 तरीके से जुडिशरी की प्रिपरेशन की जाती है। स्टूडेंट्स इन 3 में से किसी एक तरीके से जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस तरीके को अपनाते हैं। 3 तरीके अब आपके कौन से हैं? मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि मुझे किसी कोचिंग की मदद नहीं लेनी। अब आजकल ये बहुत कॉमन भी है क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे अगर हम जाते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको वैसे भी बहुत सारी क्लासेस जो हैं फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज सब्जेक्ट्स आपको फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो बहुत लोगों को लगता है, कभी कभार फाइनेंशियल दिक्कतें भी होती हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी का जो मेथड होता है उसे अपनाना चाहते हैं। तो या तो एक तरीका है सेल्फ स्टडी का कि जहाँ पे आप खुद से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से, अपनी लेवल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो लेके जाएंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ डिस्कस वगैरह करेंगे, अपने डिस्कशन ग्रुप वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका क्या होता है, सेल्फ स्टडी का होता है। दूसरा होता है मेंटोर। मेंटोर में यानी कि आप वैसे तो तैयारी खुद से ही करेंगे बट आपके कोई एक मेंटोर है, आपके कोई एक ऐसे मेंटोर हैं जिनसे आप गाइडेंस वगैरह लेते हैं, जो आपको समय समय पे गाइड करते रहते हैं, जिन्होंने शायद खुद एग्जाम निकाला हुआ हो या लोगों को पढ़ा रहे हो। तो ऐसे किसी मेंटोर की भी मदद लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनसे कभी कभार डिस्कस कर लिया, चीजें पूछ ली। और तीसरा तरीका जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं इंडिया के अंदर, विच इज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी इंस्टीट्यूट से क्लासेस वगैरह लेके, जहाँ पे आपको सारी चीजें इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं, आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, तीनों अप्रोच के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, हर पर्सन की सिचुएशन अलग अलग होती है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए तीनों में से चीजें अलग अलग हो सकती हैं कि आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हैं। तो अपना अप्रोच भी डिसाइड करिए, आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ नहीं पढ़ सकता, मुझे खुद ही अपने आप को पढ़ना है, कोई मुझे पढ़ाए वो मुझे नहीं समझ में आता, मैं अपने आप को ही बेस्ट पढ़ा सकता हूँ या टीच कर सकता हूँ, तो यू कैन गो फॉर दी सेल्फ स्टडी अप्रोच ऑल्सो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे प्रॉपर गाइडेंस की यहाँ पे जरूरत है कि कोई मुझे बताता रहे, ठीक है, मेरा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ, प्रॉपर फ्लो के साथ मेरी पढ़ाई जो है वो चलती रहे। ठीक है, मुझे टीचर्स वगैरह चाहिए, मुझे खुद से चीजें समझ में नहीं आती है, मुझे बैर एक्ट की लैंग्वेज टफ लगती है, तो आप इंस्टीट्यूट
यानी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलके भी आप क्या कर सकते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है स्टार्ट विथ मेंस अप्रोच। अब प्रिपरेशन देखिए, ध्यान रखिएगा, जुडिशरी की कभी भी प्रीलिम्स को ध्यान में रख के नहीं की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लेंगे तो प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको जो मेंस के लिए पेपर देना होगा उसके लिए मैक्सिमम आपको मिलते हैं कितने, 40 से 50 दिन। और ये 40 से 50 दिन काफी नहीं होते हैं मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मेंस में इतनी सारी चीजें आती हैं, आपके सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, कहीं कहीं पे जीके भी पूछा जाता है, लीगल ट्रांसलेशन है, जजमेंट राइटिंग है। ठीक है, इतने सारे चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो यहाँ पे ये 40 से 50 दिन का टाइम काफी नहीं होगा मेंस की तैयारी यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, लैंग्वेज है, जजमेंट राइटिंग है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जब जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे स्टार्ट करनी है, मेंस की अप्रोच रख के करनी है, यानी कि आंसर राइटिंग की भी प्रिपरेशन साथ में चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एमसीक्यू के पैटर्न से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जुडिशरी की तैयारी करें, हमें मेंस आंसर राइटिंग की भी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करते चलनी है। यानी हमको ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी है, हमको स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई कैसी रखनी है, इन डेप्थ रखनी है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीलिम्स के भी आपसे सॉल्व हो जाएं, और मेंस आंसर राइटिंग में जो आपको आंसर्स वगैरह लिखने को आते हैं, जहां पे इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे आंसर्स भी आपसे वहां पे लिखते हुए इजीली बनने चाहिए। ठीक है, अब अगला हम आते हैं कि आपको क्या क्या मटेरियल लगता है जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना पड़ेगा, वेबसाइट से जाके लेटेस्ट जो भी सिलेबस है, आपने जो भी डिसाइड किया है, दिल्ली जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, मध्य प्रदेश जुडिशरी, जिसको भी आपने डिसाइड किया है क्रैक करने के लिए, उसकी क्या करिए, लेटेस्ट उसका सिलेबस जो है ऑनलाइन जाके निकाल लीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितना किस सब्जेक्ट का वेटेज है। ठीक है, कैसे डिवाइडेड है, जीके कितना है, इंग्लिश कितना है, कंप्यूटर कितना है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट में डिग्लॉट जो आपकी आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स वाली, बेयर एक्ट निकाल के रखिए। कोशिश करिए, इट इज एडवाइजेबल कि ई बेयर एक्ट जो होती हैं उनको यूज ना करिए आप पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ते में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये भी करनी होती है कि जब हम हार्ड कॉपी बेयर एक्ट से पढ़ते हैं तो हम वहां पे इंपॉर्टेंट चीजों को सर्कल कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारी चीजें ई पीडीएफ में करना या ई बेयर एक्ट में करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। ठीक है, तो बेयर एक्ट जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में, जितने सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, उन सबकी आपको बेयर एक्ट लेनी है, डिग्लॉट। ठीक है, हार्ड कॉपी, नॉट ई कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं लेनी। ठीक है, इसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स, तो पास्ट ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन करते टाइम, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस पर्टिकुलर स्टेट का पैटर्न कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया से किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो निकाले जाते हैं, किस प्रोविजन से किस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। कौन से सेक्शंस पे ज्यादा फोकस होता है, कहाँ से क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आपके पास होने चाहिए, और एंड में मॉक टेस्ट पेपर्स, ताकि आप साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चलें। आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको कितना समझ में आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आप मार्क कर पा रहे हैं। और कहीं कहीं पे किसी किसी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको लगे तो आप रेफरेंस बुक्स यानी कि कॉमेंट्रीज भी ले सकते हैं। आर&डी हो गई, अवतार सिंह हो गई, ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती हैं, केडी गौर हो गई, तो इस तरीके की अलग अलग रेफरेंस बुक्स भी आप ले सकते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स की आपको जरूरत लगती है कि मुझे मेंस के लिए या फिर नोट मेकिंग के लिए मुझे रेफरेंस बुक्स की भी यहाँ पे जो है वो जरूरत होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने घंटे की पढ़ाई हम करें। बहुत लोगों को ऐसा बोला जाता है, बहुत लोग ऐसा सोचते भी हैं कि जुडिशरी का एग्जाम यानी कि यूपीएससी का एग्जाम, तो यूपीएससी के एग्जाम में जहां बोलते हैं कि बच्चे 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, वैसे ही हमें जुडिशरी में भी करना पड़ेगा कि दिन में हम 13 से 14 घंटे पढ़े। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। 13 से 14 घंटे
कुछ लोग देखिए पढ़ भी पाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 13-14 घंटे पढ़ रहा है सिर्फ उसी का जुडिशरी एग्जाम क्रैक होगा, बाकियों का नहीं हो सकता। ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज अगर आप दिन के 6 से 7 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत है पढ़ने के लिए। इतना ह्यूमन आपके माइंड के लिए भी बहुत ज्यादा है करने के लिए, क्योंकि इसके बियॉन्ड कुछ लोगों का ग्रास्पिंग पार, अटेंशन पार भी नहीं होता है। 6-7 घंटे घंटे भी अगर आपने दिन में अच्छे से निकाल के पढ़ लिए, तो उतना भी बहुत होता है जुडिशरी का एग्जाम यहाँ पे क्रैक करने के लिए। तो 6-7 घंटे मैं बोलूंगी कि आइडियल है, कि इतने घंटे तो आपको अगर निकाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इतने घंटे पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं निकाल पा रहे हैं, आप जॉब करते हैं, कॉलेज में हैं, कोई और रीजंस हैं, ठीक है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जितने निकाल पा रहे हैं उतने निकालने की कोशिश करिए। लेकिन घंटे से ज्यादा इट वुड बी बेटर कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करिए। टारगेट बेस्ड स्टडी यानी कि क्या होता है, घंटे से ज्यादा बेटर ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आज मैं आईपीसी पढ़ रहा हूँ, और आज आईपीसी के मुझे क्या करने हैं, ये 20 सेक्शंस पढ़ के जो है वो खत्म करने हैं, ठीक है। अब ये 20 सेक्शंस करने में आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 4 घंटा लगे, ठीक है, उस हिसाब से अपनी टारगेट बेस्ड स्टडी करिए कि आज आपके दिन के ये टारगेट्स हैं, आपको ये चीजें जो है क्या करनी है, करके खत्म करनी है, ठीक है। कोशिश करिए अपने दिन का एक स्केड्यूल बना पाए, ठीक है। ऐसे स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम भी जानते हैं कि वो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाता है, कि इस टाइम से इस टाइम तक खाना है, इस टाइम से इस टाइम तक सोना है, कई बार नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो स्केड्यूल अपना जितना हो फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करिए, ज्यादा रिजिड शेड्यूल जो है उसे बनाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। बाकी कई बार होता है हम स्केड्यूल्स बनाते हैं लेकिन बीच में कुछ चीजें आ जाती हैं, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई मेहमान आ गया, किसी दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ काम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्केड्यूल जो है अपना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करिए, ताकि आप सारी चीजें उसमें अकोमोडेट कर पाए। नहीं पढ़ पाए, हो सकता है सुबह का टाइम निकल गया कुछ काम वगैरह में, तो कोई बात नहीं, दिन में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, उससे पूरा दिन खराब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्केड्यूल अपना एक बनाइए, दिन के टारगेट्स वगैरह डिसाइड करिए, सेट करिए कि आपको दिन में क्या क्या चीजें खत्म करनी है, ओके। अब प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज जो आपको स्टार्ट करनी है वो क्या है, वो है आपका बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या बोले जाता है, बेयर एक्ट को बाइबल बोला जाता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कोई चीज उठानी है, वो है बेयर एक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले सीधे रेफरेंस बुक्स पे मत जाइए, सबसे पहले बेयर एक्ट उठाइए, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स का जो आपका स्टेज होता है, ठीक है, प्रीलिम्स जो आपकी स्टेज होती है सबसे पहली जुडिशरी एग्जाम की, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं वो आपके बेयर एक्ट से ही बनाए जाते हैं। तो बेयर एक्ट पे कमांड होना, पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बेयर एक्ट आपकी खत्म हो जाए, उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पे या कमेंट्री बुक्स पे जा सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, बट सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए क्या चीज, बेयर एक्ट, ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ते में ध्यान रखिए, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको मार्क करते चलिए, ठीक है। सजेस्टेबल होता है कि आपका एक रेड पेन जो हो, या फिर आपका जो हाइलाइटर आता है नियॉन कलर का, उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करने में, क्योंकि यही वो कीवर्ड्स हैं जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन के फॉर्म में बन के आएंगे, और यही वो कीवर्ड्स हैं जो आपको मेंस के आंसर में भी लिखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे सेक्शन 10 पे पूछा जा रहा है, जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बताए हुए हैं, तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके का अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको आप मार्क करिए। तो सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो भले ही आपको पूरा याद ना रहे, लेकिन ये कीवर्ड्स भी अगर आपको याद हैं, तो अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, आप वो भी मार्क कर जाएंगे, और मेंस में भी अगर लिखने के लिए आता है तो आपसे इजीली लिखते बन जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने कैसा सेक्शन 10 कॉपी पेस्ट किया है, पूरा सेक्शन तो ऑब्वियसली कोई याद नहीं कर सकता, बट एग्जामिनर भी यही देखता है कि क्या मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, जो सेक्शन का जिस्ट है, वो आपने आंसर में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो इसलिए बेयर एक्ट से पढ़ना चालू करिए, और पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यहाँ पे मार्क करते हुए चलिए, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो नोट्स मदद
आपकी कर सकते हैं रेफरेंस बुक्स यहाँ पे मदद कर सकती हैं आपकी नोट्स बनाने में, ठीक है। खुद के नोट्स बनाइए, दोस्तों से या कोचिंग के नोट्स जो हैं वो ठीक हैं, बट लेक्चर्स को सुनते हुए, अपने फैकल्टीज को सुनते हुए, या फिर अपने खुद के रिविजन या अपना खुद का सेल्फ स्टडी करते टाइम खुद के यहाँ पे जो है वो नोट्स बनाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज है कि आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ नंबरों के लिए आते हैं, जैसे कि जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, या आपके बाकी लोकल सब्जेक्ट्स हो गए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इनको अवॉइड कर देते हैं और लास्ट मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट हैं जो मैं बार बार बोलती हूँ कि ये आपको कट ऑफ रीच करने में मदद कर सकते हैं। भले इन सब्जेक्ट्स का ऐसे पूरे पेपर में बहुत छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बट अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स में आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर भी ले आते हैं, तो यही आपको हो सकता है कट ऑफ रीच करने में मदद कर दे। और क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ पे हमको 1 नंबर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यहाँ पे 1 नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है, जहां से हम नंबर बटोर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू क्रैक द जुडिशरी एग्जाम। तो किसी भी सब्जेक्ट को, भले ही वो 2 नंबर का है, 5 नंबर का है या 10 नंबर का है, हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो यहाँ पे जीके को, इंग्लिश को और आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी बराबरी से फोकस करिए, ठीक है। जीके में आपका स्टैटिक जीके भी आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह हो गया, और करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो कोशिश करिए कि दिन का कुछ नहीं तो आधा घंटा, 30 मिनट्स जो है, करंट अफेयर्स वगैरह को, न्यूज वगैरह देख ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए, स्टैटिक जीके थोड़ा देख लिया। तो दिन का फोकस करिए कि कुछ टाइम आप जीके को दे पाए, और हफ्ते में कुछ दिन, तो 2 दिन हफ्ते में इंग्लिश कर लिया, कुछ दिन कंप्यूटर वगैरह कर लिया, कुछ दिन बाकी सब्जेक्ट कर लिए। इस तरीके से डिवाइड करिए ताकि कोई भी सब्जेक्ट पीछे छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ साथ में पैरेलली एक साथ चलता रहे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफी लोगों का ये भी आता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग हम कब करें। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पूरा वेट करेंगे, पूरा सब्जेक्ट जो है खत्म हो जाएगा, सब कुछ करके निपटा लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे। ये भी करना सही नहीं है। हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे टू सैटरडे, हफ्ते के 6 दिन आपने क्या किया, सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा, सेक्शंस अच्छे से पढ़े, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए। संडे टू संडे क्या करिए, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करिए। ये करने में ही अपने आप में आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा रिविजन यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए आपने पूरे हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट के 50 सेक्शन पढ़ के खत्म किए, 50 सेक्शंस आप कवर कर चुके हैं, उस हफ्ते में आपने 50 सेक्शन पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट के। अब यहाँ पे संडे को आप क्या कर सकते हैं, संडे को मेंस की आंसर राइटिंग की बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, डिपेंडिंग आप कौन सा स्टेट टारगेट कर रहे हैं। एमपी स्टेट के लिए पूजा वाधवा आती है, राजस्थान के लिए अलग है, हरियाणा के लिए अलग बुक है यहाँ पे। तो 50 सेक्शन जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किए हैं, संडे को आपने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस निकाले, उसकी मेंस आंसर राइटिंग करके देख ली कि भाई नोट्स बनाए थे, अच्छे से सेक्शन पढ़ा था, अब देख लेते हैं आंसर लिखते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा पॉइंट है क्या जो मैं मिस कर गया पढ़ते टाइम। तो इससे आपको गैप्स भी समझ में आएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में लैकिंग हो रही है, गैप्स कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस उठाए, तो आपकी बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, सिंगल है, ठीक है, यूनिवर्सल की बुक आती है, परीक्षा मंथन है, बहुत सारी बुक्स हैं। इन बुक्स को उठा के क्या कर लिए, कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर ली। तो इससे देखो 2 चीजें होंगी। पहला तो आपको ये चीज भी यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि आपने जितना पढ़ा है उतना कितना रिटेन किया है, कितना समझ में आ रहा है, कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे जो है वो सॉल्व करते बन रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा कि मैंने हफ्ते भर में जो भी पढ़ा था वो मैंने रिवाइज कर लिया, मुझे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद है। दूसरा, आपको यहाँ पे लैंडमार्क और रीसेंट जजमेंट जो है वो भी नहीं छोड़ने हैं। आप में से जो लोग ने इस साल एमपीसीजे का अगर एग्जाम दिया है, जो अभी प्रीलिम्स का हुआ था, तो वहां पे आपने देखा होगा कि अच्छे खासे नंबर के इस साल जजमेंट्स भी पूछे गए हैं, लैंडमार्क हो या रीसेंट, माइनर लॉज हो या मेजर लॉज हो, हर जगह से इस बार आपके जजमेंट्स पूछे गए हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट्स हो
यानी कि जो बहुत ही फेमस जजमेंट्स हैं, यानी कि आपका जैसे मिनर्वा मिल्स हो गया, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम बात करें तो सत्यव्रता घोष मुगनीराम का केस हो गया, मोहिनी बीबी का केस हो गया, ठीक है, टेलर वर्सेस कैडवेल हो गया, आपके आर वर्सेस रेनॉल्ड का जो केस है वो हो गया आईपीसी के अंदर। तो ये जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं, ये भी आपको पता रखने हैं, क्योंकि ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस बनता है। रीसेंट जजमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो लैंडमार्क जजमेंट्स आपके आते हैं हर महीने, ये हम हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर भी करते हैं। हर महीने जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स पास किए गए हैं, कोई लैंडमार्क चीज अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, ठीक है, तो हर महीने हम इस पे भी वीडियोस बनाते हैं, आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं। तो रीसेंट जजमेंट से भी, जिसे हम करंट लीगल नॉलेज बोलते हैं, उससे भी अपडेटेड रहिए, उसको भी अपने दिमाग में रखिए। और जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आपके, जो पास ऑन हो चुके हैं, पहले के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उस पे भी आपको यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है। जजमेंट्स हम हर महीने डिस्कस करते ही हैं, तो उन वीडियोस को भी देखते चलिए ताकि आप दोनों चीजों से अपडेटेड रहें। अगली चीज, कितनी बार रिवाइज करना है और कैसे रिवाइज करना है। तो देखिए, आइडियली यहाँ पे हर सब्जेक्ट को आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना है एग्जाम होने के पहले, ठीक है। सुनने में मुश्किल लगता है बट मुश्किल नहीं। देखिए, किसी भी चीज को पहली बार पढ़ने जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। दूसरी बार पढ़ोगे तो वही चीज थोड़ी आसान हो जाएगी, तीसरी बार पढ़ोगे और आसान हो जाएगी, चौथी बार पढ़ोगे और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो वो पहली बार की मेहनत होती है, उसके बाद से तो वो चीज स्मूथ हो जाती है, इजी हो जाती है वैसे। तो यहाँ पे 5 से 6 बार कम से कम कोशिश करिए कि आप हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाए। इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। पढ़ते टाइम आपने जो अपने नोट्स बनाए थे, उनकी मदद से रिवाइज करिए। सेल्फ मेड नोट्स, यानी कि जो आपने खुद की सेल्फ स्टडी के टाइम पे बनाए थे, या जब आप कहीं से लेक्चर्स ले रहे थे या क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे थे, तो फैकल्टीज ने या आपके टीचर्स ने जो आपको पॉइंट्स वगैरह लिखवाए थे, उन नोट्स की मदद से यहाँ पे आपको क्या करना है, रिविजन करना है। प्लस आजकल बहुत बार हमने स्टूडेंट्स को ये भी बोला है कि फ्लो चार्ट्स बनाने की कोशिश करिए, रंग बिरंगे पेन्स को यूज करिए, रेड ब्लू ग्रीन हो गया। वही चीज को अब जैसे सेक्शन नंबर आपका 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, इसी को एक फ्लो चार्ट में बना लीजिए, ठीक है, कि 30 दिन का नोटिस पीरियड बैंक की तरफ से, 15 दिन का लीगल नोटिस सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स पे कंप्लेंट फाइल हो सकती है, इनसफिशिएंसी है बैंक अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की बजाय ऐसे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बना लीजिए, तो पूरा सेक्शन 138 जो है आपको आसानी से ध्यान में रहेगा। तो स्टिकी नोट्स की मदद से, फ्लो चार्ट की मदद से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली रिविजन अपना यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, क्लास में पढ़ते टाइम जो नोट्स यहाँ पे बनाए हैं, फ्लो चार्ट जो है, इनकी मदद से आप रिविजन यहाँ पे कर सकते हैं। आइडियली रिविजन 5 से 6 बार हो जाना चाहिए एग्जाम के पहले, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जो स्टूडेंट्स काफी बार पूछते हैं, उसका आंसर भी आपके इसी पॉइंट में छुपा हुआ है, कि सेक्शन नंबर याद नहीं होते, ठीक है, सेक्शन की इंपॉर्टेंट बातें याद नहीं होती, सेक्शन के केसेस वगैरह याद नहीं होते। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही आंसर है, रिविजन। बार बार किसी चीज को रिपीट करते हो, बार बार किसी चीज को देखते हो, बार बार किसी चीज को पढ़ते हो, तो अपने आप वो दिमाग में बैठ जाती है। 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे, अपने आप वो दिमाग में बैठेगी और नहीं निकलेगी वहां से। तो रिपीटेशन जितनी बार होता है, बार बार किसी चीज को पढ़ा जाता है, रिविजन जितनी बार होता है, उतनी बार वो आपके दिमाग में इजिली वो चीज बैठ जाती है। तो जिन लोगों को ये दिक्कत रहती है, ये क्वेश्चन रहता है कि सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर, प्रोविजन नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लैंडमार्क केसेस, रीसेंट केसेस याद नहीं होते हैं, उसका तरीका यही है, जितना रिवाइज करोगे, जितनी बार उसको बार बार पढ़ोगे, अपने आप वो आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है। सो गाइज, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं आपके इस जजमेंट, इस सेशन में जो है वो कवर की हैं, कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहे होंगे जुडिशरी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके वो इस सेशन के थ्रू आंसर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आपके अभी भी हैं, तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आल्सो कांटेक्ट अस
हमारी हर हफ्ते एवरी वीक वी डू दीज डाउट सॉल्विंग क्लासेस एज वेल, so we'll be more than happy to answer all your queries there also. So in the end I would like to say this thing कि all the best for your preparation. I know काफी बार हमारा saturation point भी आ जाता है, हम frustrated भी हो जाते हैं, स्पेशली पिछले 2-3 साल जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहे हैं, वेकेंसीज नहीं आ रही हैं, एग्जाम्स काफी ज्यादा डिलेड हो रहे हैं. तो ऐसे में आई वुड से कि कीप अप योर प्रिपरेशन लेवल, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. आई नो काफी पेशेंस टेस्टिंग होता है, एंड आई नो इट्स वेरी इजी टू से दिस थिंग, बट जिस पे गुजर रही होती है वही ज्यादा बेटर फील कर सकता है. बट यहाँ पे आई वुड से कि अपने आप को, आपका वो सैचुरेशन पॉइंट ना आए, ठीक है, आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करें, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाएं. उसके लिए अपनी प्रिपरेशन से थोड़े ब्रेक्स भी लेते रहिए, ठीक है. दोस्तों के साथ बाहर जाइए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम तभी निकलेगा जब जिंदगी से सब कुछ खत्म कर दोगे, ठीक है. बाहर अपनी सोशल लाइफ खत्म कर दोगे, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दोगे, सोशल मीडिया से पूरी तरह कट ऑफ हो जाओगे, ठीक है, गाने सुनना बंद कर दोगे, अपनी हॉबीज को टाइम देना बंद कर दोगे, तो ही एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है. तो कुछ आपके पैशंस हैं, कुछ आपके एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, उनको भी टाइम दीजिए. शाम को कुछ देर खेलना पसंद है, खेलने जाइए, दोस्तों से मिलिए, कभी पार्टी वगैरह है, फैमिली रिलेटिव्स के साथ कहीं पे आउटिंग है, उस पे भी जाइए. तो ऐसे करते रहेंगे तो प्रिपरेशन से आपका वो नहीं होगा, सैचुरेशन पॉइंट नहीं होगा, और दिमाग भी थोड़ा फ्रेश रहेगा, चिल डाउन रहेगा, कूल डाउन रहेगा, ठीक है. सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन अगेन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, ऑल द बेस्ट.